जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे फेमस शिप टाइटैनिक को समुद्र की गहराई से बाहर निकालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा। एक समय पर दुनिया की एक बड़ी गैस कंपनी ने टाइटैनिक को समुद्र से निकालने का एक बेहद क्रेजी प्लान बनाया था। उनका आइडिया था कि पूरे टाइटैनिक को ही बर्फ के एक जायंट ब्लॉक में बदल दिया जाए। प्लान के मुताबिक समुद्र की करीब 12,500 फीट डेप्थ में हजारों टन लिक्विड नाइट्रोजन पंप किया जाता। इससे टाइटैनिक के आसपास का पानी फ्रीज हो जाता और पूरा शिप बर्फ के एक बहुत बड़े ब्लॉक में फंस जाता। इसके बाद इस मैसिव आइस ब्लॉक को ऊपर खींचकर टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश की जाती। सुनने में यह आइडिया काफी शानदार लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उस डेप्थ पर मौजूद प्रेशर को समझते हैं। टाइटैनिक का wreck आज भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में करीब 12,500 फुट नीचे मौजूद है। इतनी डेप्थ पर पानी का प्रेशर लगभग 6,000 psi तक पहुंच सकता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इतना प्रेशर कि इंसान का बॉडी वहां एक पल भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इसी डेप्थ पर आप एक साधारण सोडा कैन भी छोड़ दें तो पानी का जबरदस्त प्रेशर उसे पलक झपकते ही क्रश कर सकता है। और इस प्रेशर की असली ताकत का अंदाजा दुनिया को जून 2023 में हुआ। टाइटन नाम की एक छोटी सबमर्सिबल 5 लोगों को टाइटैनिक का रेक दिखाने के लिए डीप सी में गई थी, लेकिन वहां मौजूद एक्सट्रीम प्रेशर के कारण उसका स्ट्रक्चर अंदर की तरफ तेजी से कोलैप्स हो गया। इसे इम्प्लोशन कहा जाता है, यानी कुछ ही मोमेंट्स में पूरी सबमर्सिबल समुद्र के प्रेशर के सामने तबाह हो गई। अब जरा सोचिए, जब एक खास तौर पर डीप सी के लिए बनाई गई सबमर्सिबल भी उस प्रेशर को नहीं झेल पाई, तो पूरे टाइटैनिक को 12,500 फीट नीचे से उठाकर सरफेस तक लाना कितना मुश्किल होगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज कोई टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश करे तो क्या वो सच में सक्सेसफुल हो पाएगा। शायद इसी वजह से टाइटैनिक का wreck आज भी समुद्र की गहराई में पड़ा है, एक ऐसा अंडर वाटर मिस्ट्री जिसे इंसान आज तक पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाया। और अगर टाइटैनिक को समुद्र की गहराई से बाहर निकालना हो तो आखिर किस तरह की मशीन्स और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए हम ऐसी मशीन्स बना भी लें जो 6,000 psi जैसे खतरनाक प्रेशर को आसानी से सह सकें और एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी काम कर सकें, फिर भी हमारे सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, टाइटैनिक का वजन। साल 1912 में टाइटैनिक का टोटल वेट करीब 52,000 टन था, लेकिन 100 से ज्यादा साल पानी के अंदर रहने और करोजन की वजह से आज इसके wreck का अनुमानित वजन करीब 35,000 टन माना जाता है। यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की इतनी गहराई में पड़ा टाइटैनिक का मलबा आज भी करीब 160 बोइंग 747 प्लेन से ज्यादा भारी है। अब सोचिए, इतनी बड़ी और भारी चीज को समुद्र की गहराई से केबल्स और क्रेन की मदद से ऊपर उठाना कितना मुश्किल होगा। और प्रॉब्लम सिर्फ वेट की नहीं है। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तब उसका हल 2 बड़े हिस्सों में टूट गया था। आज ये दोनों सेक्शंस समुद्र के तल पर एक दूसरे से करीब 2,000 फीट की दूरी पर पड़े हैं। फ्रंट सेक्शन, जिसे आमतौर पर बो सेक्शन कहा जाता है, आज भी काफी हद तक रिकॉग्नाइजेबल है, लेकिन इसका स्टील भी 100 साल से ज्यादा समय तक समुद्र में रहने के कारण काफी कमजोर और फ्रेजाइल हो चुका है। अगर हम इसके चारों तरफ हेवी केबल्स लगाकर इसे ऊपर उठाने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा चांस है कि केबल्स अपना काम करने से पहले ही टाइटैनिक का कमजोर हिस्सा टूट जाए। यानी टाइटैनिक को उठाने की कोशिश करने पर हो सकता है कि हम उसे ऊपर लाने के बजाय वहीं और ज्यादा पीसेस में तोड़ दें। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा तरीका है? जब टाइटैनिक का wreck पहली बार 1985 में खोजा गया था, तभी से इसे सरफेस पर लाने के अलग अलग आइडियाज सामने आते रहे हैं। कुछ आइडियाज में जायंट केबल्स और क्रेन्स का इस्तेमाल करने की बात हुई, जबकि कुछ ज्यादा अनयूजुअल आइडियाज भी सामने आए। एक आइडिया था कि टाइटैनिक के अंदर लाखों करोड़ों पिंग पोंग बॉल्स भर दी जाएं। आप सोच रहे होंगे, पिंग पोंग बॉल्स? सीरियसली? दरअसल पिंग पोंग बॉल के अंदर हवा भरी होती है और हवा पानी की तुलना में काफी हल्की होती है। इसी वजह से ये बॉल्स पानी में तैरती हैं।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से पानी में डूबी कोई भी चीज अपने द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स पैदा करती है। इसलिए अगर टाइटैनिक के अंदर बहुत बड़ी संख्या में हॉलो बॉल्स भर दी जाएं, तो थियोरेटिकली वे टाइटैनिक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। टाइटैनिक का रेक पहले से ही बेहद फ्रेजाइल है। अंदर हजारों या लाखों बॉल्स भरना, उन्हें वहां तक पहुंचाना और फिर पूरे स्ट्रक्चर को सेफली ऊपर लाना प्रैक्टिकली बेहद मुश्किल होगा। और अगर इतनी सारी बॉल्स भी टाइटैनिक को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त बॉयंसी पैदा न कर पाईं, तो पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक एक्सपेंसिव फेलियर बन सकता है। तो सवाल अभी भी वही है, क्या टाइटैनिक को सच में समुद्र की गहराई से वापस सरफेस पर लाया जा सकता है? टेक्निकली आइडियाज बहुत हैं, लेकिन असली चैलेंज है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो 35,000 टन के बेहद फ्रैजाइल रेक को हजारों फीट की गहराई से बिना तोड़े सेफली बाहर ला सके। और शायद यही वजह है कि टाइटैनिक को उठाने से ज्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन आज भी यही माना जाता है कि उसे वहीं समुद्र की गहराई में सुरक्षित रखा जाए। टाइटैनिक के रेक को समुद्र की गहराई से उठाना है तो थियोरेटिकली इसके लिए करीब 106 करोड़ पिंग पोंग बॉल्स की जरूरत पड़ सकती है। सोचिए, अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में पिंग पोंग बॉल्स को टाइटैनिक के अंदर भर दिया जाए तो उनकी कंबाइंड बॉयंसी शिप को ऊपर की तरफ पुश करने में मदद कर सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल पिंग पोंग बॉल पानी में करीब 33 ग्राम की अपवर्ड फोर्स पैदा कर सकती है। अब सवाल है, 12,500 फीट नीचे मौजूद 6,000 psi के प्रेशर के सामने ये छोटी सी बॉल कितनी देर टिक पाएगी? जैसे ही ये बॉल्स टाइटैनिक के रेक तक पहुंचेंगी, वहां का एक्सट्रीम प्रेशर उन्हें क्रश कर सकता है। इसलिए ये आइडिया सुनने में इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे एग्जीक्यूट करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। और टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए ये अकेला क्रेजी आइडिया नहीं था। इसके बाद कई और थियोरीज सामने आईं। कुछ आइडियाज में टाइटैनिक को पेट्रोलियम जेली से भरने तक की बात की गई थी। लेकिन असली इंटरेस्टिंग कहानी तब शुरू होती है जब हम वापस 1980 के दशक में जाते हैं। 1985 में टाइटैनिक का रेक दोबारा खोजे जाने के बाद कई कंपनीज की नजर इस बात पर गई कि अगर किसी तरह इसे सरफेस पर लाया जाए तो इससे एक बहुत बड़ी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि 1912 का टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, यह अपने समय की एक लग्जरी शिप थी जिसमें बेहद अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग सफर कर रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि रेक के अंदर सोना, वैल्यूएबल सामान और कई ऐतिहासिक चीजें मिल सकती हैं। और इसी बीच एक कंपनी ने टाइटैनिक को उठाने के लिए एक बेहद अनयूजुअल कॉन्सेप्ट सामने रखा। उनका आइडिया था लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना। प्लान के मुताबिक टाइटैनिक को केबल्स या क्रैंस से सीधे खींचने के बजाय पहले उसे समुद्र के अंदर ही फ्रीज करके एक जायंट आइस ब्लॉक में बदलने की कोशिश की जाती। इसके लिए टाइटैनिक के आसपास केबल्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता और ऊपर मौजूद शिप्स के जरिए हजारों टन लिक्विड नाइट्रोजन नीचे पंप किया जाता। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर करीब -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी ठंड में टाइटैनिक के आसपास का पानी तेजी से फ्रीज हो सकता था और उसके चारों तरफ एक विशाल आइस स्ट्रक्चर बनने की उम्मीद थी। इसके बाद इस फ्रोजन मास को धीरे धीरे ऊपर उठाने का आइडिया था। थियरी सुनने में काफी इंप्रेसिव लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइटैनिक का रेक पहले से ही बेहद कमजोर है। अगर उसे फ्रीज करके ऊपर उठाने की कोशिश की जाए तो प्रेशर और वेट के कारण उसका स्ट्रक्चर टूट भी सकता है। यानी टाइटैनिक को बचाने की कोशिश कहीं उसे हमेशा के लिए और ज्यादा पीसेस में न बदल दे। और यही वजह है कि टाइटैनिक को सरफेस पर लाने के जितने भी आइडियाज आए, उनमें सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उसे उठाना नहीं, बल्कि उसे बिना तोड़े उठाना रही है। टाइटैनिक के आसपास का पानी लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से कुछ ही मिनटों में सॉलिड आइस में बदलने का आइडिया सुनने में काफी शानदार लगता था। सोचा गया था कि टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइस क्यूब के अंदर फ्रीज हो जाएगा, फिर यह पूरा आइस ब्लॉक धीरे धीरे सरफेस की तरफ ऊपर आ सकता है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जाकर पिघल भी सकता है।
लेकिन जब बीओसी ग्रुप के इंजीनियर्स ने इस आइडिया पर डिटेल्ड साइंटिफिक कैलकुलेशंस की, तो उन्हें समझ आया कि यह प्लान प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कैलकुलेशंस के मुताबिक टाइटैनिक और उसके आसपास के पानी को फ्रीज करने के लिए करीब 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ सकती थी। इतनी बड़ी क्वांटिटी में लिक्विड नाइट्रोजन को समुद्र के बीच ले जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए टाइटैनिक के ऊपर समुद्र में एक पूरा नाइट्रोजन लिक्विफैक्शन प्लांट तक स्थापित करना पड़ सकता था। और प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। करीब 3,800 मीटर की डेप्थ पर इतना ज्यादा फ्रीजिंग लिक्विड छोड़ने के बाद टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता। एक्सट्रीम वाटर प्रेशर की वजह से पूरे प्रोसेस को स्टेबल रखना प्रैक्टिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। आखिरकार ऐसे आइडियाज धीरे धीरे सिर्फ थ्योरीज बनकर रह गए। लेकिन टाइटैनिक को सरफेस पर लाने की कोशिश यहीं खत्म नहीं हुई। 1994 में आरएमएस टाइटैनिक इंक ने टाइटैनिक के हल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सरफेस पर लाने का फैसला किया। यह टुकड़ा लगभग एक छोटे रोलर कोस्टर जितना बड़ा था और इसमें जहाज की कुछ खिड़कियों के शीशे भी अभी तक सुरक्षित थे। प्लान था कि इस पीस को केबल से बांधा जाए और डीजल से भरे लिफ्टिंग बैग्स की मदद से धीरे धीरे ऊपर लाया जाए। इस मिशन के लिए 3 एक्सपीडिशन शिप्स अटलांटिक ओशन में उस लोकेशन पर पहुंची। दृश्य देखने के लिए टिकट भी बेचे गए थे और 2 क्रूज शिप्स में बड़ी संख्या में ऑडियंस मौजूद थी। फिर टाइटैनिक के उस हिस्से को लिफ्टिंग बैग्स से बांधकर लगभग 2 घंटे तक ऊपर लाने की कोशिश की गई और आखिरकार 100 साल से ज्यादा समय के बाद टाइटैनिक का एक हिस्सा पहली बार समुद्र की सतह तक पहुंचने वाला था। लेकिन जैसे ही वो सरफेस के करीब पहुंचा, अचानक समुद्र में स्टॉर्म आ गया। तेज लहरों के कारण लिफ्टिंग बैग्स की रोप्स टूट गईं और टाइटैनिक का वह हिस्सा दोबारा समुद्र की गहराई में चला गया।